निकालिए भाई। पेपर नंबर 2 शुरू करेंगे आज। एजुकेशन, सोसाइटी, कैरिकुलम एंड लर्नर। ठीक है, शिक्षा, समाज, पाठ्यक्रम और अधिगम, पेपर नंबर 2। सबसे पहले देखिए सिलेबस में जो आपको सिलेबस में पॉइंट दे रखे होते हैं वो आपको जरूर करने हैं। वही 5 यूनिट हैं लास्ट वाले पेपर की तरह ही। फर्स्ट यूनिट है आपकी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, ये आपकी 18 मार्क्स की है। सेकेंड यूनिट है आपकी एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये 12 मार्क्स की है। लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग, ये आपकी 14 मार्क्स की है। नॉलेज एंड कैरिकुलम, ये आपकी 18 मार्क्स की है। उसके बाद है लर्निंग इन चेंजिंग सिनेरियो, ये आपकी 8 मार्क्स की है। ठीक है, लर्निंग इन चेंजिंग सिनेरियो ये आपकी 8 मार्क्स की यूनिट्स हैं। और जो इसमें दे रखे हैं लास्ट वाली में MHRD, NCTE, न्यू इपान, NCRT, SCRT, डाइट, NCF 2000, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपकी लास्ट वाली यूनिट 8 नंबर की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यूनिट इसमें ही 18, तो 20, 30, एक हो रहा भाई मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, लाइट भाग गई। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, सीसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट क्या होती है एंड देयर रोल इन चेंजिंग सिनेरियो, और इनका क्या रोल है आजकल के चेंजिंग सिनेरियो के अंदर। उसके बाद है आपका कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCFTE 2009। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा जाएगा इसमें, क्या क्या टॉपिक आएंगे। इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग अप्रोच, वेब टेक्नोलॉजी क्या होती है, MOOC मूक क्या होता है, NROER, उसके बाद स्वयं पोर्टल क्या होता है, TE पोर्टल क्या होता है, ई पाठशाला क्या होता है, ई बस्ता एंड अदर ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, ये वाला टॉपिक इसमें रहेगा। 8 नंबर की यूनिट है और ये छोटी सी यूनिट है, आज ही शायद कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, निकालिए। इसके पहले जो करिकुलम फ्रेमवर्क था वो नहीं है क्या? क्या सानिया? मैम इसमें यूनिट 5 में करिकुलम फ्रेमवर्क दे रखा है NCF 2005 और NCFTE 2009। हाँ, ये बोला तो है मैंने, है मैंने पूरा बोल दिया ना, कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, 5 वाला भी है और 9 वाला भी है। सारे टॉपिक मिल गए आपके उसमें सिलेबस में आगे। यस मैम। चलिए, अब इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैप्टर पेज नंबर है 95, नेहा और आरती, पेज नंबर 95, लर्निंग इन चेंजिंग सिनेरियो, यूनिट 5। इसमें आप एजुकेशन फैसिलिटेशन एजेंसी, जो जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है लर्निंग टीचिंग की, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले बात आती है MHRD की। ठीक है, शिक्षा सुगमता अभिकरण। भारत क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर स्टेट हैं, यूटीज हैं, सब अपने अपने लेवल पर अपनी आम जनता को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में भारतवर्ष में चाहे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे स्टेट है, चाहे आपके सेंटर लेवल पर स्थापित एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाएं हैं। ठीक है, देखिए भाई कौन कौन सी संस्थाएं हैं। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपके सेंट्रल लेवल पर एजुकेशन की का क्या करता है, प्रचार प्रसार करता है, और एजुकेशन लेवल का क्या है, जितने भी सिस्टम है या जो भी प्रस्ताव पास करना है एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपका MHRD के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी नई चीज या कोई भी कुछ भी नया लेके आया जाता है तो वह MHRD के द्वारा सेंट्रल लेवल पे लेके आ जाता है, उसके बाद वह स्टेट के पास जाता है। तो सबसे बड़ा मंत्रालय हमारा कौन सा है, MHRD।
एमएचआरडी। इसका कार्यालय कहाँ पे है भाई? न्यू दिल्ली में है, शास्त्री भवन। नेशनल लेवल पर एजुकेशन संबंधी जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको तैयार करना, प्लानिंग करना और उनको पूरे देश में लागू करना इसी मंत्रालय का काम है। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में हुई और वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर, बेटा ये वर्तमान में नहीं, ये हो सकता है पुराने हैं, आप इस टाइम पे देख लेना, शायद धर्मवीर ढांडा या क्या नाम है, चेक करो एक बार एमएचआरडी के इस टाइम पे अध्यक्ष कौन है, अभी गूगल करके बताओ एक बार। एमएचआरडी का मंत्री कौन है, किसके पास है ये शिक्षा मंत्रालय? इस मंत्रालय के मंत्री हैं और इस मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित विभाग आते हैं। देखो भाई क्या क्या समझ में आया। जो एमएचआरडी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। 1985 में इसकी स्थापना हुई। ये क्या करता है? एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज तैयार की जाती है, जितनी भी प्लानिंग की जाती है वो सारी यहाँ पर की जाती है और ये प्लानिंग पूरे देश के लिए की जाती है। ठीक है, यानी कि कोई भी नई पॉलिसी लेके आनी है ये पास करेगा और वो पॉलिसी पूरे देश में लागू होएगी। ठीक है, कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस? नई दिल्ली में। कार्यालय कहाँ पर है? शास्त्री भवन नई दिल्ली में। और इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं। देखो क्या क्या आता है। विश्वविद्यालय, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी इसी के अंदर आती है। हायर एजुकेशन, आपकी एडल्ट प्रौढ़ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्लानिंग, यूनेस्को, इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आपके एमएचआरडी के अंदर आते हैं। और वर्तमान में इसका मंत्री कौन है भाई? कर लिया गूगल? कौन है भाई? धर्मेंद्र करके, क्या नाम है नया? धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, मिनिस्टर। हाँ जी। तो इसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो क्या है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपकी बुक में, क्योंकि बुक तो पुरानी प्रिंटिंग की है, ठीक है, यहाँ पे ठीक कर लेना। वर्तमान में इसके धर्मेंद्र प्रधान क्या है? मंत्री हैं। यहाँ तक समझ में आ गया एमएचआरडी के बारे में? सानिया, नेहा, आरती, अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एमएचआरडी का क्या उद्देश्य है। एक तो सबसे पहले, जब भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप देखो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो वो भी किसने बनाई है? एमएचआरडी ने। तो शिक्षा के लिए कोई भी पॉलिसी बनानी है वो किसका काम है? और उसको लागू करवाना, पॉलिसी को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये एमएचआरडी का पहला काम है। दूसरा, पूरे देश में ऐसे क्षेत्र भी, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां शिक्षा तक लोगों की पहुंच आसान नहीं है, में शैक्षणिक संस्थाओं की पहुंच में विस्तार और क्वालिटी में सुधार करना, ये भी इसी के अंदर शामिल है। यानी कि पूरे देश में एजुकेशन प्रोवाइड करना, ऐसे इलाके जहां पर एजुकेशन की सुविधा नहीं है वहां पर भी एजुकेशन को पहुंचाना और जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना। ठीक है, ये क्या है? हमारे इसके अंदर ही आते हैं एमएचआरडी के अंदर। उसके बाद जितनी भी गरीब महिलाएं हैं, जितने भी अल्पसंख्यक है या जितने भी वंचित समूह हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना। यानी कि मेन तो क्या है, जितनी भी क्या है, फीमेल के एजुकेशन को लगा लो, गरीबों के एजुकेशन लगा लो, या जितने भी माइनॉरिटीज में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी तरफ भी ये विशेष ध्यान देता है। समाज के जितने भी वंचित वर्ग हैं उनके पात्र छात्रों को जितनी भी छात्रवृत्ति दी जाती है, जितना भी उनको सब्सिडी दी जाती है, देखो जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है गरीब बच्चों को, चाहे कोई लोन, एजुकेशन लोन देना है या कोई सब्सिडी देनी है या और भी कोई फाइनेंशियल सहायता देनी है, फाइनेंशियल हेल्प करनी है एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो वो भी एमएचआरडी के अंदर ही आती है। एजुकेशन के एरिया में इंटरनेशनल सहयोग को क्या है? मोटिवेट करना, जिसमें यूनेस्को और जितने भी फॉरेन गवर्नमेंट हैं उनके साथ साथ यूनिवर्सिटीज को साथ मिलाकर कार्य करना शामिल है, ताकि देश में एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज में क्या है? वृद्धि हो सके। ठीक है, समझ में आ गए इसके ऑब्जेक्टिव एमएचआरडी के? यस मैम। सबको आ गए, नेहा और सानिया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है एनसीटीई। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी का क्या मतलब है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के फैसले के अकॉर्डिंग, देखो सबसे बड़ा तो है MHRD। इसकी स्थापना एजुकेशन मंत्रालय भारत सरकार के फैसले के बाद 1973 में की गई। ठीक है, कब की गई भाई? 1973 में की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अध्यापक शिक्षा के विषय में, टीचर की एजुकेशन के विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है भाई, अपनी गाइडलाइंस देना है, उसको परामर्श देना है। यह जितने भी प्राइमरी है, जितने भी मिडिल एजुकेशन है, उसके ट्रेनिंग से संबंधित जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो भी इवैल्यूएशन की टेक्निक है, या जो भी स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, वो सारे इसी के द्वारा किए जाते हैं। देखो भाई, नाम से ही पता लग रहा है आपका, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो टीचर की एजुकेशन के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, और अध्यापक की शिक्षा के विषय में सरकार को क्या है, परामर्श देना है कि कैसे हम प्राइमरी लेवल पे और जो आपकी मिडिल लेवल है, चाहे हायर लेवल है, उसमें किस तरह से हम एक टीचर का कैरिकुलम निर्धारित करेंगे, आपकी क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कैसे आप इवैल्यूएशन करोगे, क्या स्टैंडर्ड है, ये सारे हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे। अब देखो, जितने भी आपके कॉलेज होते हैं ना, वो NCTE अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है, NCTE अप्रूव का मतलब आप जो कोर्स कर रहे हो, ये भी क्या है, आपका टीचर बनने का एक कोर्स है। ठीक है, तो ये जितने भी कोर्स होते हैं आपके टीचर से रिलेटेड, चाहे आपकी JBT हो गई, BEd हो गई, MEd हो गई, ये सारे NCT के अंदर ही आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद 1 जुलाई 1995 से एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य कर रही है। अब क्या है, ये 1 जुलाई 1995 से एक अलग ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम कर रही है, यानी कि अब यह किसी और के अंदर काम नहीं कर रही, एक अपनी खुद की अलग इकाई के रूप में ये काम कर रही है। इसके मेन काम क्या है भाई, टीचर की एजुकेशन से रिलेटेड आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी UGC, उसको सलाह देने का काम करना। दूसरा, टीचिंग ट्रेनिंग के जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना और इवैल्यूएशन करना। थर्ड है, स्कूल जो एजुकेशन है उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का निर्धारण करना कि भाई एक स्कूल में अगर किसी को टीचर बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, वो भी आपकी NCT ही निर्धारित करती है। नए टीचर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण के लिए मान लीजिए आपको कोई भी नया कैरिकुलम, ट्रेनिंग के लिए कोई भी नया कैरिकुलम डिज़ाइन करना है तो उसमें गाइडलाइंस देती है ये। टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग एवं रिसर्च कार्य करना, टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च वगैरह का काम है तो वो भी इसी के अंडर आता है। ठीक है, तो इस काउंसिल्स की 4 क्षेत्रीय समिति है, 4 रीजनल समिति हैं। पूर्व क्षेत्र के लिए भुवनेश्वर और उत्तर क्षेत्र के लिए जयपुर, यानी कि इनका जो हेड ऑफिस है पूर्वी क्षेत्र में, ईस्ट में, पूर्वी क्षेत्र में तो भुवनेश्वर में है, और अपने उत्तरी क्षेत्र में कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है, तो ये था आपका NCTE। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. आगे है NIEPA। NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। इनकी फुल फॉर्म आ जाती है बट आपके CTET वगैरह में कि इसकी क्या फुल फॉर्म है। बाकी इतना इसमें JBT वाले में तो इतना नहीं पूछता, इतना डिटेल में। जो आपकी हायर उसमें आता है TGT PGT में, उसमें पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य है एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ करना है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग करना और एडमिनिस्ट्रेशंस को क्या करना है, और मजबूत बनाना है। इसमें 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, आपका ट्रेनिंग का, आपका रिसर्च का, और आपकी एजुकेशन का। ठीक है, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको सलाह देने का काम करता है।
दूसरा, इसके कार्यकलाप एवं कार्यक्रमों का क्षेत्र औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा है, यानी कि इसके जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी प्रोग्राम है, सारे फॉर्मल वे में और हमारी प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड है। इस संस्थान में एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्लानिंग की जाती है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी मैगजीन हैं, जितने भी लेखकों से पर्याप्त संग्रह है, ये संस्थान यूनेस्को, IIP एवं अन्य इंटरनेशनल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सहयोग से अपने कार्यक्रम आयोजित करता है। ठीक है, बस इतना सा ही इसके बारे में दे रखा है। देखो नाम से ही, देखो आपकी जो ये ना, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या काम करते हैं। जैसे ये था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्लानिंग से और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम ही करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस मैम। उसके बाद है NCERT। NCERT का अर्थ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या है? एक संसाधन संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1961 में की गई। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और ये ऑर्गेनाइजेशन सेंटर और स्टेट सरकारों को स्कूल से रिलेटेड संबंधित जितने भी एजुकेशन सब्जेक्ट हैं उन पर सहायता करती है और अपनी सलाह देती है। काउंसिल्स का पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करती है, भारत सरकार उठाती है। काउंसिल्स अपने घटकों द्वारा स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी की में सुधार करना चाहती है, शैक्षणिक और तकनीकी समर्थन प्रदान करना चाहती है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करना चाहती है। इसके घटक हैं नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान भोपाल। देखो भाई NCERT के कहाँ कहाँ पर और ऑफिसेज हैं। एक तो है भाई आपका दिल्ली में है, आगे है सेंट्रल टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भोपाल में, रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है एक है आपका परिषद भारतीय स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करती है। ये काउंसिल्स यूनेस्को बैंकों के लिए भारत में एजुकेशनल सचिवालय का काम करती है। और क्या है, NCERT जितनी भी बुक्स हैं आपकी वो सारी किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं? वो NCERT के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है आपकी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी बुक हैं। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे आपके प्राइवेट स्कूल हैं, सब में क्या है NCERT को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ एक प्राइवेट स्कूल जो 5वीं क्लास तक तो ये जोर नहीं दे रखा, 5वीं क्लास तक एक स्कूल अपनी बुक्स पढ़ा सकता है, लेकिन 6 अप टू 6 से लेकर 12 तक उनको NCERT की बुक ही फॉलो करनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, तो NCERT के बारे में पता लग गया। गुड मॉर्निंग मैम। मैम कौन सी बुक निकालनी यस है? मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बुक निकालनी है बेटे पेपर सेकंड, एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर। ठीक है, एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर। यहाँ तक क्लियर है बेटे? इसमें यस मैम। रितु, इसमें बेटा मैं लास्ट वाली यूनिट पढ़ा रही हूँ, 5th यूनिट, पेज नंबर 95। निकालो फटाफट। 95 हो गया, 96 पे निकालो 5th वाला पॉइंट। मैम बाकी हो गया है पीछे का सारा? नहीं नहीं, आज ही स्टार्ट कराई है मैंने ये बुक, तो मैंने पहले 5th वाली यूनिट उठा ली क्योंकि ये बिल्कुल इजी है और 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। ओके मैम। यही छोटी है ना ये, इसीलिए मैंने इसी को उठा लिया आज। अरे फिर से लाइट ना भागे हो। पॉइंट CCRT कल्चरल स्रोत एवं ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र। सानिया एक बार इसका इंग्लिश में बोलना क्या है, CCRT की फुल फॉर्म? कल्चरल
मैम फुल फॉर्म इसकी है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है, सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, ठीक है। ये क्या है? CCRT एक अग्रणी संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को कल्चर के साथ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना मई 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर कपिला वात्स्यायन द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर ये नाम ना भी याद रहे तो इसकी स्थापना क्या है? 1979 में हुई। ठीक है, यह सेंटर कल्चरल मिनिस्ट्री भारत सरकार के जो भी प्रशासनिक कंट्रोल है उसके अधीन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में कार्यरत है। यानी कि जो हमारा कल्चरल जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अधीन क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये होता है कि ये स्वतंत्र है, अपने डिसीजन ले सकती है। इस सेंटर का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य है बच्चों को क्या है? सात्विक एजुकेशन प्रदान कर उनका इमोशनल एंड जो भी आध्यात्मिक डेवलपमेंट करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए CCRT कल्चर पर आधारित एजुकेशन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उसमें विचारों में स्पष्टता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता एवं संवेदनाओं का समावेश किया जाता है। अब देखो भाई, ये क्या है? सेंटर फॉर कल्चरल, ठीक है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग कब स्थापना की गई है भाई? एक बहुत अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन को क्या है? हमारे कल्चर के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई। ये क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अंदर जो हमारा कल्चर है उससे रिलेटेड सारे जो भावनाएं हैं वो पैदा करना है बच्चे के अंदर, अपने कल्चर से जुड़ाव पैदा करना है। क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कूलों में कल्चरल एक्टिविटीज़ कराना और उन कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को उनके कल्चर के साथ जोड़ना है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? इससे ताकि बच्चों के अंदर जितने भी विचार हैं उनको स्पष्टता और इंडिपेंडेंट और जितने भी उनके अंदर इमोशंस हैं वो सारे क्या है? उनके अंदर समावेशित किए जा सके। ये दे रखा है। ठीक है, सांस्कृतिक स्रोत यहाँ तक समझ में आ गया CCRT का? यस मैम। देखिए, अब है आपका सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्कृति आधारित सार्थक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग दे रहा है। यानी कि CCRT एजुकेशन के माध्यम से अपने नेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में सहयोग दे रहा है, क्योंकि ये हमारे पीछे वाले कल्चर के साथ अटैच कर रहा है बच्चों को। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में है। इसके 3 रीजनल सेंटर हैं जो भारतीय कला और संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु काम करते हैं। ठीक है, इसके 3 रीजनल सेंटर हैं, एक उदयपुर में है, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में, एक हैदराबाद में है और एक गुवाहाटी में है। ठीक है, ये 3 रीजनल सेंटर है। हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है, रीजनल सेंटर राजस्थान उदयपुर में, हैदराबाद में और एक गुवाहाटी में। उसके बाद CCRT का कार्य है छात्रों के बीच भारत की रीजनल कल्चरल की बहुतता के विषय में जागृति व समझ उत्पन्न करना है कि भारत में जो अलग अलग कल्चर जो फॉलो किए जाते हैं उनके प्रति बच्चों को क्या करना है? जागरूक करना है और अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करनी है। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, अलग अलग कल्चर्स की अगर हमें स्कूलों में नहीं बनाए जाते तो हमें नहीं पता लगता कि क्या क्या कल्चरल एक्टिविटी हमारे यहाँ पे होती है। ठीक है, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य लक्ष्य यानी कि CCRT का मेन विजन क्या है? देश भर में सेवारत जितने भी टीचर हैं, जितने भी शिक्षक प्रशिक्षकों, जितने भी टीचर जितने भी ट्रेनी हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आयोजित करवाया जाता है। ये सेंटर शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी क्या है हमारे सांस्कृतिक पुस्तक
पुस्तिकाओं, दर्शन सर्वे सामग्री, यानी कि जो भी हमारा ट्रेनिंग कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जितनी भी कल्चरल से रिलेटेड जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं या कोई भी हमारी ऑडियो वीडियो मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, तो उसमें उसी के द्वारा बच्चों को दिखाकर या उसके द्वारा बच्चों के अंदर क्या है उसकी समझ पैदा की जाती है। साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित दर्शन, सौंदर्यशीलता की समझ और अंडरस्टैंडिंग भी विकसित की जाती है। साइंस, टेक्नोलॉजी और हमारी ग्रह व्यवस्था, होम सिस्टम, हमारी एग्रीकल्चर, गेम आदि में संस्कृति की भूमिका से जुड़े जितने भी डेवलपमेंट है उन सब पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया आपका कि जो सीसीआरटी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे आपके ट्रेनिंग देने वाले हैं, उन सबको क्या है अलग अलग ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन कराना है उनके लिए, ताकि सबको क्या है अपने कल्चरल के साथ जोड़ा जा सके। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ये फिजिकल और मेंटली रूप से जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनको भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारी कल्चरल से रिलेटेड चाहे आप कोई बुक्स देख सकते हो या फिर जितनी भी हमारी ऑडियो वीडियो जितनी भी मटेरियल हमारे पास है जिसमें हमारी संस्कृति के बारे में दिखाया गया है उसके ऊपर मेन फोकस रहता है इसका। साथ ही साथ ये इंडियन कल्चर के जो भी हमारी फिलॉसफी है, जो भी उसकी सौंदर्यता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के दिमाग में डेवलप करना चाहते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारे सिस्टम, होम सिस्टम से रिलेटेड, हमारे एग्रीकल्चर से, खेल से रिलेटेड जितनी भी संस्कृतियां हैं सभी के डेवलपमेंट के ऊपर ये फोर्स करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। चलिए यस मैम। अब देखो जितने भी हमारे टीचर्स जो लगे हुए हैं स्कूलों में उनकी ट्रेनिंग के महत्व पर कि ये भी बोलती है ये कि जितने भी टीचर लगे हुए हैं उनको क्या है टाइम टू टाइम हमें ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, ठीक है। परिवर्तन की आवश्यकता को समझें ताकि क्या है जो जो नए चेंजेज आए हैं वो टीचर आसानी से समझ सके और बच्चों में भी वो चेंजेज ला सके। अब क्या दिया गया है, उन्हें बच्चों को शिल्प कलाएं सिखाने में प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ होना चाहिए कि बच्चों को क्या है हमें हाथ से रिलेटेड कोई कला भी हमें सिखानी चाहिए। ये क्या है टीचर्स को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद क्या है, और ये हर एक सब्जेक्ट टीचर को नहीं बल्कि जितने भी, तो एक होम साइंस वाला टीचर होता है उसको वो बताता है बच्चों को, वो सिखाता है, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट वाला टीचर होता है उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं तो वो बताता है बच्चों को कैसे क्या करना है, ठीक है। तो छात्रों को भारत की जितनी भी कल्चरल विरासत है हमारे पास उनसे रिलेटेड जितने भी म्यूजियम है, स्मारक हैं, हमारे जितने भी हिस्टोरिकल महत्व के स्थल हैं उनके भ्रमणों का आयोजन भी किया जाता है। आपको पता हो तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है बच्चों के लिए हर साल ट्रिप आता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर उनको क्या है जितने भी म्यूजियम वगैरह में घुमा के लाना है, प्राचीन इतिहास के हिस्टोरिकल जितने भी स्मारक उन्हें दिखाने हैं, ठीक है। तो इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता लगे और वो उनके साथ क्या जुड़ाव महसूस करे और उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना जागृत हो सके, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ तक समझ में आया सीसीआरटी? मैडम जी यहाँ तो समझ में आ जाता है लेकिन बाकी पढ़ते हुए नहीं आता है ना, यही बात हो रखी है ना। मैं पढ़ाती हूँ तब तो आ जाता है, बाद में पढ़ते हो समझ नहीं आता। पढ़ते तो समझ में कुछ नहीं आता है। लेकिन एक बार मेरे पास पढ़ने के बाद भी नहीं आता। आपकी लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। अच्छा, बस बुक की लैंग्वेज नहीं आती। हाँ जी मैम, बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। मतलब मैं यूँ करूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में एक बुक लिख दूँ तुम्हारे लिए, है ना। जी मैम। उसी को छापाना पेपर में। चलो देखो अब आते हैं ये क्या क्या काम करता है सीसीआरटी। देखो भाई, टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इंडियन कल्चर पर थ्योरेटिकल और जितने भी सब्जेक्ट आधारित एजुकेशन प्रोग्राम हैं उनको आयोजित करवाता है, ठीक है भाई। चाहे टीचर हैं चाहे स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए जो हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं उन सबको ऑर्गेनाइज कराने का काम सीसीआरटी का है,
ये हो गया फर्स्ट काम इसका। सेकंड काम क्या है भाई, स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम में शिल्प कला के प्रैक्टिकल नॉलेज को समाहित करने के लिए ट्रेनिंग व वर्कशॉप आयोजित करना। यानी कि बच्चों को अगर हमें हाथ से रिलेटेड कोई चीज़ सिखानी है, कोई और अच्छी चीज़ सिखानी है, तो उसके लिए वर्कशॉप या ट्रेनिंग आयोजित हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपने देश में रीजनल विविधता। हमारे देश में क्या है, हर जगह डिफरेंस है। ठीक है, रीजनल डिफरेंस मिलते हैं। अब हरियाणा का कल्चर अलग है, आपके बिहार का अलग है, आपके जैसे आप देखते हो ईस्ट के राज्य हैं उनका कल्चर अलग है। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, रीजनल डाइवर्सिटी मिलती है, तथा हमारी जितनी भी कल्चरल समृद्धि के प्रति जागरूकता और समझ के लिए नाटक, संगीत, व्याख्या, परंपराएं, लोक एवं शास्त्रीय नृत्य इत्यादि और भी जो एक्टिविटी हैं, ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। आप देखते हो जैसे आपके प्रोग्राम होते हैं, पहले स्कूलों में होते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर आप कहाँ पे चले जाते हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे जाते हो, फिर नेशनल पे आ गए, फिर इंटरनेशनल पे आ गए। ठीक है, तो ऐसे क्या है, जितने भी वर्कशॉप है उनको आयोजित कराना, चाहे आपका वो नाटक हो, चाहे आपका संगीत हो, चाहे आपका डांस हो। ठीक है, इनके जरिए जो भी अलग अलग कल्चरल है उनको डिफाइन करना, ताकि सबको पता चल सके कि वहाँ का ये है, वहाँ का वे है। ठीक है, अगर देखो हमें नहीं पढ़ाया जाता तो हमें क्या पता लगता कि कौन से स्टेट में किस टाइप का डांस कराया जाता है, कौन से स्टेट में किस टाइप के खाने वे हैं। देखो बच्चों को अब स्टार्टिंग से, जैसे उनकी जीके की बुक है, जीके की बुक में उनको सारी चीज़ें लिखी होती है कि उस फलानी स्टेट का ये राष्ट्रीय फूड है, ये राष्ट्रीय डांस है, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, राज्य की है। 2 पॉइंट समझ में आ गए। पहले में तो क्या है, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम हैं वो आयोजित करवाए जाते हैं। दूसरी बात है कि जितनी भी वर्कशॉप लगाई जाती हैं, चाहे वे उसमें नाटक करवाएं, चाहे वो संगीत गवाएं, चाहे वो डांस करवाएं, वो सारी भी इसी के द्वारा करवाई जाती है। तीसरी बात है आपकी विस्तार और समुदाय पुनर्निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से संबंधित विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग एजुकेशनल एक्टिविटीज का आयोजन करना, ताकि प्राकृतिक व कल्चरल विरासत के संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न। सबसे पहले में क्या था, कार्यक्रम प्रोग्राम डिसाइड किया, दूसरे में इसने वर्कशॉप लगाई। अब तीसरे में क्या कर रहा है कि चाहे प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, सबके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आयोजित करवाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि चाहे टीचर भी पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें, और स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है पांडुलिपियों, कलर स्लाइडों, डिजिटल छायाचित्रों, सर्वे और दृश्य रिकॉर्डिंग और फिल्म के रूप में स्रोतों को एकत्रित करना और पुस्तकालय का निर्माण करना, प्रलेखित करना और शैक्षणिक सांस्कृतिक सॉफ्टवेयर को तैयार कर ग्रामीण भारत की कला शिल्प रूपों को प्रोत्साहित एवं पुनर्जीवित किया जाता है। और क्या है भाई, जितनी भी पांडुलिपियाँ क्या होता है, जो ताम्र पात्र के ऊपर जो लिखी जाती थी, तांबे की जो स्लेट सी होती थी उनके ऊपर लिखी जाती थी, तो जितनी भी पांडुलिपियाँ है, जितनी भी कलर स्लाइड है, या जितने भी फोटोज वगैरह हैं अलग अलग कल्चर के, ये क्या करता है, उसको संभाल के रखता है। ठीक है, ताकि क्या है, जो शिल्प रूप है उसको प्रोत्साहित और पुनर्जीवित किया जा सके। ठीक है, आप देखो कहीं पे भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो, जैसे मान लो आप जाते हो जलियांवाला बाग, तो उसमें क्या है, एक पूरा रूम बना रखा है जिसमें आपकी उस टाइम पे जो जो हुआ था वो सारी मेमोरीज याद कराने के लिए वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें दिखा रखी है। ठीक है, मूवी भी दिखाते हैं वहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी ऑडियो वीडियो जो भी इनके पास है पुराने हेरिटेज के, उन सबको ये संजो कर रखते हैं। आगे एजुकेशन प्रकाशन एवं अन्य सर्वदर्शी सामग्री तैयार करना, जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों की समझ पैदा हो सके। ठीक है, ये वाला सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिभावान बालक बालिकाओं को जिनकी आयु 10 से 14 वर्ष के बीच है, विभिन्न कलात्मक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा विकसित करने की सुविधाएं प्रदान करना। कल्चरल टैलेंट सर्च जो स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाती है कि जो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग अच्छा प्रदर्शन करता है 10 से 14 साल के बच्चे, तो उनको ये सुविधाएं दी जाती है, जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। अब सेंटर ने
जो ये CCRT है इसमें कुछ नीतियों को भी कार्यान्वित किया है, इम्प्लीमेंट किया है। जैसे युवा कलाकारों से कल्चरल के विभिन्न क्षेत्रों में आज रिसर्च करने के लिए जूनियर और सीनियर फेलोशिप भी प्रदान करता है। ठीक है, आपकी जैसे जो बच्चे अगर हमारी संस्कृति के ऊपर भी क्या करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी क्या किया गया है, उनको फेलोशिप प्रदान की गई है। जैसे हाल ही में हरियाणा में क्या है, एक मूवी भी देखी होगी आपने दादा लक्ष्मी के ऊपर, तो अब उनके ब्रेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या है हरियाणा कल्चर को आगे बढ़ाया, उसको दिखाया, तो अब जो यहाँ पे सुपवा यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो क्या करेगी, पूरा का पूरा रिसर्च क्या है लक्ष्मी चंद के ऊपर करेगी। ठीक है, और एक और रिसर्च सेंटर बनाया गया है MDU के अंदर, जो पंडित नेकीराम शर्मा के ऊपर करेंगे रिसर्च। ठीक है, नेकीराम शर्मा क्या है, वहाँ हमारी स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे, इंडिपेंडेंस के टाइम से। ठीक है, तो उनके ऊपर अलग अलग रिसर्च और कल्चरल से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर यहाँ पे खोला गया रोहतक में, वो दादा लक्ष्मी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर खोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रिसर्च के कार्यक्रम के लिए भी फेलोशिप प्रदान किया गया है। सेंटर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर हेरिटेज मैनेजमेंट प्लानिंग के अंतर्गत जितनी भी कलाएं हैं उनके मैनेजमेंट में ट्रेनिंग की योजना भी शुरू कर दी है। कल्चर मंत्रालय भारत सरकार की एक नई पहल है और इसके अलावा केंद्र ने कल्चरल विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश भर में युवाओं तथा समाज के अन्य लोगों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। ठीक है, समझ में आ गया CCRT। यस मैम। ठीक है, अब देखो SCERT प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास के कार्यों की देख। SCERT की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट, बोलना बेटा, इंग्लिश में क्या दे रखी है सानिया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये क्या है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी डेवलप करने और जितने भी कार्य हैं उनकी देखभाल के लिए 1960 से लेकर 1970 के करीब सभी स्टेट और सेंटर और जितने भी यूटीज हैं उसमें स्टेट एजुकेशन संस्थान की स्थापना हो चुकी थी। यानी कि ये क्या है, SCRT। आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी बुक भी SCRT करता है। जैसे 6th से ऊपर तो जितनी बुक है वो NCRT देता है सभी स्कूलों को, और जो आपकी 5th तक जितने गवर्नमेंट स्कूल में उसमें SCRT प्रोवाइड करवाता है बुक्स। ठीक है, तो जितने भी प्राइमरी एजुकेशन में उसमें क्वालिटी में सुधार करने के लिए और क्या है, जितने भी काम के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब की देखभाल के लिए 1960 और 70 में क्या है, जितने भी चाहे स्टेट हैं चाहे यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब में SCRT की स्थापना हो चुकी थी। इसका मुख्य कार्य शिक्षकों को सेवाकालीन यानी कि ट्रेनिंग क्या है, सेवाकालीन, जैसे वो जॉब कर रहे हैं, इन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, सेवाकालीन ट्रेनिंग देना, जितने भी पर्यवेक्षक हैं उनका उन्मुखीकरण, प्रसार कार्य, रिसर्च एवं प्रकाशन था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव टीचरों को क्या है, जैसे उनकी सर्विस चल रही है, इन सर्विस ट्रेनिंग। ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग देना। जैसे ये ट्रेनिंग जो होती है SCRT के द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है जैसे जून की छुट्टियां होती है ना, जून की छुट्टियों में और दिसंबर की छुट्टियों में जितने भी टीचर होते हैं ना गवर्नमेंट जो आपके प्राइमरी लेवल पे हैं उनकी लगती है, वहाँ पे ट्रेनिंग लगती है। ठीक है, SCRT में डाइट के अंदर वो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग। ठीक है, जितने भी और कार्य हैं, रिसर्च है या कोई भी पेपर पब्लिशिंग है, वो SCRT का काम है। भारत सरकार ने 1973 में स्टेट को गाइडलाइंस दिया कि राज्य में उपयुक्त सभी संस्थाएं, यूनिट, विभाग को मिलाकर एवं संस्था राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद नाम से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने सन 1973 में राज्यों को गाइडलाइंस दिया कि राज्य में उपयुक्त जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो यूनिट है या डिपार्टमेंट है, उनको मिलाकर राज्य में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च एवं ट्रेनिंग परिषद नाम से स्थापित किया इसको राज्य के अंदर। अभी इसने बोला था
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से इसको स्थापित किया गया, यानी कि इसको अपना नाम मिला 1973 में, ठीक है। और ये स्थापित कब हो चुका था? 1960s में, ठीक है। 1960s और 70 के बीच में ये अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसको प्रॉपर पहचान मिली 1973 में, जब इसका SCRT नाम दिया गया। अब क्या है, इसके काम क्या क्या सौंपे गए इसको? स्कूल एजुकेशन, विशेषकर प्राइमरी एजुकेशन के लिए कोई भी आपको पॉलिसी बनानी है तो SCRT बनाएगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई भी पॉलिसी, कोई भी कैरिकुलम और कोई भी पाठ्य सामग्री है उसका छापना या कोई भी पांडुलिपि तैयार करना, वो SCRT का काम होगा प्राइमरी लेवल पे। तीसरा, टीचर्स हैं या जो भी सुपरवाइजर है, ठीक है। ठीक है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, या दूसरे जितने भी एजुकेशन सदस्य हैं, उनका कंटिन्यूअस उनकी ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। दूसरे एजुकेशन जितने भी सदस्य हैं उनकी कंटिन्यूअस उनको जागरूक करना अपनी कि भाई हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है। उसके बाद मिडिल एजुकेशन में आपका वोकेशनलाइजेशन की प्लानिंग करना और पाठ्य सामग्री तैयार करना। फिफ्थ है विद्यार्थियों की अचीवमेंट्स की जांच प्रणाली को और अच्छा बनाना, ठीक है। ये इसके काम दिए गए हैं SCRT के। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ डाइट पे। अब जब तुम्हारी ट्रेनिंग आएगी ना, तो ट्रेनिंग से पहले आपको 2 दिन पहले डाइट में जाना पड़ेगा। डाइट डिस्ट्रिक्ट, इसका बताना भाई। डिस्ट्रिक्ट सानिया, मैम डाइट की फुल फॉर्म? District Institute of Education and Training. डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 आई थी उसके अंतर्गत डाइट्स की स्थापना की गई। जितने भी टीचर्स हैं उनको 5 वर्षों के अंतराल पर एक बार इन सर्विस ट्रेनिंग प्राप्त करना होता है। जितने भी टीचर हैं वो अपने 5 सालों के अंतर्गत एक बार यहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी जिलों में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी हर जिले में डाइट्स क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन संस्थानों में केवल विद्यालय शिक्षकों को इनफॉर्मल एजुकेशन और प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत में प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। संस्था के कार्यकलाप निम्नलिखित हैं। मेन तो क्या है भाई, ट्रेनिंग से रिलेटेड है ये भी आपका डाइट, ठीक है। डाइट क्या क्या है, जैसे आप लोग ट्रेनिंग पे जाओगे, जितने भी टीचर आप लोग टीचर बनने वाले हो इन फ्यूचर के, तो आप लोग जो ट्रेनिंग करोगे उसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, जब आप क्या करोगे उसके लिए तो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। फिर आप स्कूलों में जाओगे तो आपकी निरंतर चेकिंग भी करते रहेंगे कि बच्चे सही प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या क्या काम है भाई। इसका उद्देश्य है, इसके काम है भाई प्राइमरी शिक्षकों को सेवापूर्ण और सेवाकालीन ट्रेनिंग देना, यानी कि ये सिर्फ आप लोगों को ही ट्रेनिंग नहीं देते, ये जितने टीचर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर जितने टीचर्स हैं उनको इन सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन सर्विस यानी कि आपकी सर्विस के दौरान भी आपकी ट्रेनिंग लगाई जा सकती है। ये मत सोचना कि तुम्हारी अब जॉब लग गई तो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए कहीं पे भी भेजा जा सकता है। फॉर्मल और प्रौढ़ शिक्षा में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना, जो इनफॉर्मल वे में जैसे गांव में भी बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए कुछ जिनको हायर कर रखा होता है, तो इनफॉर्मल वे में जो पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल नहीं जाते, ठीक है, तो उनके लिए जो मान लो इनफॉर्मल वे में भी कोई पढ़ा रहा है तो उनकी भी ट्रेनिंग का काम डाइट का ही होता है। अध्ययन अध्यापन सामग्री एवं सहायक शिक्षा सामग्री विकसित करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और जितने भी आपके सहायक जितने भी मटेरियल है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितने भी मटेरियल यूज़ होते हैं उनको डेवलप करना, इवैल्यूएशन करना, फील्ड स्टडी कराना एंड एक्शन रिसर्च के अनुसंधान, ठीक है, फील्ड स्टडी कराना और उसके बाद एक्शन रिसर्च और रिसर्च में हेल्प करना,
ठीक है, ये डाइट का काम है। समझ में आया? डाइट का इतना ही था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब देखो, मैं तो सोच रही थी इसको पूरा करा दूं मैं तो इतना ही पढ़ाते पढ़ाते थक ली। आज नहीं होगा मैम ये। हाँ, नहीं होगा आज ये। हाँ, पर यूं है 2 दिन में तो हो ही जाएगा, 2 दिन में तो होना ही चाहिए। अब देखो भाई, ये टॉपिक लास्ट है। डिफरेंट एजुकेशन अभिकरणों की शिक्षा के बदलते परिवेश में भूमिका। ठीक है, जो सिनेरियो है, रोल ऑफ चेंजिंग सिनेरियो, इनका रोल बताना है चेंजिंग सिनेरियो में। जो जो आपने पढ़े हैं चेंजिंग सिनेरियो में इनका क्या क्या रोल है। जितने भी आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पढ़ा है तो उनका एजुकेशन के चेंजिंग सिनेरियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हम जानते हैं कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो क्या, नेशनल लेवल पर भी कोई भी हमारे पास ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो समस्त भारतवासियों को एक एजुकेशन, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना इस भूमिका में काम कर रहा था, शिक्षा के लिए किसी भूमिका में काम कर रहा था। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जैसे भारत आज़ाद हुआ उसके बाद अलग अलग एजेंसीज की स्थापना की गई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जो क्या है, देश के अंदर वर्तमान शिक्षा और ग्लोबलाइजेशन लेवल पर नित्य प्रतिदिन जो भी चेंज हो रहे हैं उनके शैक्षणिक परिदृश्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और इस बदलते चेंजिंग सिनेरियो में उसको क्या, शिक्षा को और ऊपर बढ़ा सके। ठीक है, देखो भाई, ये जो इनका बहुत, जितनी भी ये हमारे पास एजेंसी या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एजुकेशन के लिए। क्योंकि देखो, आप देखो, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पे भारत के पास कुछ नहीं था, एजुकेशन के नाम पे भी कुछ नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ तो टोटल 20% हमारा लिटरेसी रेट था। ठीक है, साक्षरता दर हमारी 100% में से 20% लोगों के पास थी। ठीक है, तो उस 20% में भी ये लगा लो जो आपके अच्छी फैमिली से लोग थे वही पढ़े लिखे थे। 20% में भी गरीब लोगों के पास तो शिक्षा थी ही नहीं, क्योंकि स्कूल तो थे ही नहीं। तो सरकार ने फिर क्या किया, धीरे धीरे करके अपने एजुकेशन, क्योंकि सरकार के सामने ये था, अब हमारे पास आज़ाद हुआ तो उनके सामने एक चुनौती ये भी थी कि हम किस प्रकार अपने देश को साक्षर करें, किस प्रकार उनको पढ़ाएं। तो उनको शिक्षा की व्यवस्था के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया ताकि वे शिक्षा के लेवल को, एक तो स्कूलों की शुरुआत की, स्कूल बनाए हर जगह पे। ठीक है, धीरे धीरे करके ऑल इंडिया में हर 3 किलोमीटर पे स्कूल हो गए। ठीक है, स्कूल खोले। उसके साथ साथ अब ये जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, धीरे धीरे करके इनका सेटअप किया और ये जैसे जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग नई नई पॉलिसीज बनाती हैं, लागू कराती हैं और जो हमारी एजुकेशन है उसको ऊपर बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, उसकी ग्रोथ की, उसकी डेवलपमेंट का काम करती है। अब देखो भाई, चेंजिंग सिनेरियो में क्या क्या पॉइंट है। ये एजेंसीज नई नई एजुकेशन संबंधी जितनी भी पॉलिसीज बनाती हैं उनको देश भर में लागू करती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन का प्रचार व प्रसार करती है। प्रचार यानी कि भाई आपको और ज़्यादा पढ़ना है। आपका वर्ल्ड लेवल पर शैक्षणिक जो भी चेंज हुए हैं उनको अपनी प्लानिंग में शामिल करती है। ये एजेंसीज ये सुनिश्चित करती हैं कि भरपूर प्रयास कर रहे समाज के हर वर्ग, विशेषकर शिक्षा से वंचित लोगों को कम से कम प्राइमरी स्तर तक तो शिक्षा आवश्यक मिले। यानी कि ये एजेंसीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर भाई ज़्यादा नहीं तो कम से कम बच्चा प्राइमरी एजुकेशन तो ले, ताकि वह कम से कम उसको कहीं जाना है तो पढ़ तो सके कि बोर्ड पे क्या लिखा है। ठीक है, इसीलिए सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है। ठीक है, कि गवर्नमेंट स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यह अभिकरण शिक्षा में सुधार हेतु विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए कार्यरत है। ठीक है, जो उनको बेसिक जितनी भी फैसिलिटी है उनको जुटाने का काम करती हैं। ये संस्थाएं इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रही हैं। निर्धन महिलाएं, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, उनकी शिक्षा की तरफ भी विशेष ध्यान दे रही हैं।
टीचर्स के ट्रेनिंग पर भी विशेष बल दे रही है। इन सर्विस ट्रेनिंग या आफ्टर सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही है। ये भी कर जितनी भी आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी आपकी टेक्स्ट बुक हैं उनको बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और बालकों को अधिक से अधिक देखने का अवसर प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम को विकसित करने का भी कार्य कर रही है। तो ये थे इनके बदलते सिनेरियो में ये अपना क्या रोल प्ले कर रही है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। एक बार आरती पढ़ बेटा, कौन कौन से हो जाएंगे, मेरे तो पढ़ा नहीं जाएगा, काफी देर हो गई बोलते बोलते। फर्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैम आंसर भी पढ़ दें इनका? हाँ पढ़ दे, वैसे तो देखो समझ में आ गया MHRD के बारे में आपको। यस मैम। ठीक है, कर लोगे या पढ़े एक बार? बताओ भाई बाकी बच्चे। कर लेंगे मैम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल बेटा, कौन सा हो जाएगा या नहीं होएगा? मैम सेकंड है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2 उद्देश्य बताइए। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स भी हो चुके हैं आपके, MHRD का क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद तीसरा क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये है आपका राष्ट्रीय अध्यापक NCERT का, नहीं NCERT नहीं है, हाँ NCTE भी पढ़ा है आपने। फोर्थ वाला? फोर्थ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये आपका NCERT। फिफ्थ है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र का परिचय दीजिए। CCR भी हो गया। मैम सिक्स्थ है राज्य शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। ये है आपका SCERT के कोई 2 काम लिखने हैं आपको यहाँ पे। मैम इसके 7 तक हो जाएंगे आराम से, फिर जो 8 क्वेश्चन है वो सेकंड टॉपिक से स्टार्ट है हमारा, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, यानी कि डाइट वाले तक 7 तक हो जाएंगे, मतलब जो हमने पढ़ाई है वही शॉर्ट में दे रखे इन्होंने। यस सर। ठीक है, अब कल तो तुम्हारी क्लास नहीं होएगी क्योंकि कल आपके स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम है B.Ed वालों का, ठीक है? तो जितना कराया गया है वो पढ़ लेना, और एक बार ये तो चलो समझ में आ गया, NCF 2005 और 2009 वाला टॉपिक पढ़ के देखना है क्या समझ में आया आप लोगों को, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटे। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। है किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सारा समझ में आ गया सानिया? सारे टॉपिक मिल गए हैं आपके बुक वाले? यस मैम, सारे सेम है। ठीक है बेटा, फिर चलिए फिर लीव कर सकते हो। रितु समझ में आ गया? आप थोड़ा लेट जुड़े थे। हाँ जी मैम, समझ में आ गया है। चलिए ठीक है बेटे, ओके फिर मैम मिलते हैं। क्लास बाय मैम। मैम क्लास 10:30 स्टार्ट होती है कि 11 बजे स्टार्ट होती है? बेटा सारे किसी दिन 10:30। वैसे तो टाइम 10:30 का ही है, लेकिन कई बार ये होता है ना, ये लाइट नहीं होती।